हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ट्रिग्नोमेट्री वेक्टर एनालिसिस का आधा पार्ट तो हो चुका है, कुछ क्वेश्चंस और हैं वो आपको जल्द ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप अपने मतलब की वीडियोस देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओ और सेक्शन चेक करते रहो, जिस भी सेक्शन में आपको अपने मतलब की वीडियो मिलती है, अपने मतलब के टॉपिक्स मिलते हैं, तो उन टॉपिक्स को आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, चाहे आप किसी भी टीजीटी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ठीक है। कुछ वीडियोज़ होंगी जो पीजीटी के लिए भी आपको हेल्पफुल हो सकती हैं, वहाँ पर टॉपिक्स मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन कहा है ABC नॉन कोप्लेनर, मतलब तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में नहीं है, यूनिट वेक्टर से तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। ठीक, तो ये कंडीशन हमें दे रखी है। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो ए और बी के बीच में कुछ यहाँ से हमें पता चलेगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम कैसे लिखते हैं, ये इक्वेशन हमें दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम कैसे लिखते थे, अगर हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी को लिखते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ए डॉट सी बाहर बी माइनस ए डॉट बी बाहर सी वेक्टर, और इसकी वैल्यू जो दे रखी है उसने दे रखी है बी प्लस सी बाय रूट टू, तो इसकी वैल्यू दी है बी प्लस सी बाय रूट टू। तो इसे आप लिख सकते हो ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी इज इक्वल्स टू बी बाय रूट टू प्लस सी बाय रूट टू। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। अब ये बी है वेक्टर, ये भी बी, इसका मतलब कोई नंबर ही तो है, तो ये और ये चीज़ एक साइड रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ए डॉट सी माइनस 1 बाय रूट टू और b ले लिया वेक्टर कॉमन। भाई ये भी कोई नंबर है, मान लो ये 5 है, 5b और इधर b बाय रूट टू, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 बाय रूट टू, b लिख सकते हैं, b कॉमन ले लिया। ऐसे ही माइनस ये वैल्यू a डॉट b प्लस ले लो यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस a डॉट b आ जाएगा, और ये वैल्यू इसके साथ ले लो। तो ये भी क्या है, मान लो ये 5 है तो 5c प्लस ये, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस a डॉट b माइनस 1 बाय रूट टू, और बाहर इसके c इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, अगर इधर 0 है तो इसका मतलब b वेक्टर और c वेक्टर तो 0 हो नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज़ तो 0 हो नहीं सकती, तो पॉसिबल है ये 0 होगा और ये 0 होगा। अगर इसको 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, हमें किसके बीच में एंगल बताना है, a और b के बीच में एंगल हमने बताना है। ठीक है, तो a और b के बीच में हमें अगर बताना है तो हम a और b वाला ही लेंगे। इसका क्या करना, अगर a और c के बीच में एंगल बताना है तो इसको 0 रख करके की हेल्प से करेंगे। ठीक है, b और c 0 नहीं हो सकता, तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। जब इसको 0 रखोगे तो माइनस ए डॉट बी इक्वल टू 1 बाय रूट टू आ जाएगा, या फिर इसकी वैल्यू ये आएगी। अब a डॉट बी की वैल्यू 1 बाय रूट टू कब होती है, मतलब इसकी वैल्यू 1 बाय रूट टू कब होती है, अगर हम इसे देखें तो इसकी वैल्यू 1 बाय रूट टू कब होगी, जब हम यहाँ पर अगर लिख दें, या फिर इसे आप ऐसे करो कि a डॉट बी, इसे लिखने से बेटर है इसको सॉल्व करो पहले। ठीक है, a डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा, थीटा जो होगा a और b के बीच का एंगल होगा 1 बाय रूट टू। तो इन दोनों की वैल्यू तो 1 ही है, तो इसका तो 1 हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू 1 बाय रूट टू है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय रूट टू। तो कॉस में 1 बाय रूट टू कब होता है, कॉस में जो होता है 1 बाय रूट टू, या फिर इसे ऐसे देख लो कि ऐसे भी मत करो, कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ पर होता है, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव होता है, और एक इसमें नेगेटिव होता है, इन दोनों में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मुझे क्या रखना है, कॉस का कॉस ही रखना है, तो मैं क्या करती हूँ इधर, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस, या फिर इसे लिख ही लो, ये होता है कॉस में किस चीज़ की वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस 45 की वैल्यू होती है। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है कॉस 45 की वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पर आ गए, कॉस 45 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं, कॉस 45 एंगल ये होगा, तो ये वाली लाइन इसमें ले लेते हैं, पहले जो पहले आ रहा है उसमें लेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर नेगेटिव कॉस 45 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, तभी तो इस पर आएंगे लाइन पर। तो 180 की वजह से कॉस का कॉस ही रहा, 45 आ जाएगा, बट 180 माइनस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इस वजह से यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, ये चीज़ें मैंने करा रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ से थीटा जो आ जाएगा 180 माइनस 45, या फिर इसको आप पाई बाय 4 लिख लो, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर हम यहाँ पर देखें, इसको पाई बाय 4 लिखोगे तो पाई माइनस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 4। ये पाई है, ये पाई बाय 4, तो सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3 पाई अपॉन 4, क्योंकि आंसर जो दे रखा है वो इसी में दे रखा है, तो ए ऑप्शन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ए और सी के बीच में पूछता तो फिर हम इसको सॉल्व करते। ठीक, इस क्वेश्चन में कहा है डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए, पहले आर क्रॉस ए निकाल लेते। ए कोई भी क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है। आर क्या होता है, आर वेक्टर जो होता है हमेशा याद रखना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर हमने मान लिया a1i
प्लस A2J प्लस A3K। ठीक है, तो R क्रॉस A अगर हमने निकालना है तो कैसे निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट IJK XYZ A1 A2 A3, बस ये डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है। तो I क्या आएगा? A3Y माइनस A2Z माइनस J A3X माइनस A1Z प्लस K XA2 या A2X माइनस A1Y। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है R क्रॉस A। अब हमने क्या निकालना है? R क्रॉस A का डाइवर्जेंस निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ R क्रॉस A निकालना है। तो डाइवर्जेंस अगर लिखते हैं तो उसका मतलब होता है डेल डॉट R क्रॉस A। R क्रॉस A एक वेक्टर ही आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो ये एक वेक्टर आएगा, डेल के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा? कैसे निकालते हैं भाई? इसका मतलब क्या है? I डेल बाय डेल X प्लस J डेल बाय डेल Y प्लस K डेल बाय डेल Z। डेल का मतलब तो इसका मतलब तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट R क्रॉस A का मतलब ये सारा का सारा यहाँ पे लिखना है, मैं लिखूंगी नहीं। ठीक है, तो ये सारा जब यहाँ पर लिखोगे डॉट प्रोडक्ट करोगे, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करना है, तो I डॉट I1 हो जाता है, तो डेल बाय डेल X ये करोगे, X के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 और इसका भी 0। ठीक, फिर J डॉट J1 हो जाता है, तो Y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 0, इसका भी 0, क्योंकि इसमें Y वाली टर्म है ही नहीं। जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x और z दोनों कांस्टेंट बन जाएंगे, और जब y यहाँ पर z है, जब z के रिस्पेक्ट में करोगे तो x और y दोनों कांस्टेंट, तो यानी क्या आ जाता है यहाँ से? फिर से 0। तो R क्रॉस A का जब हम डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं तो क्या आता है? 0 आता है। तो इसका आंसर हमारा A ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं, इसमें कहा है कि A एंड B इरोटेशनल है। अगर A और B जो है इरोटेशनल है, इसका मतलब है कर्ल ऑफ A भी 0 होगा एंड कर्ल ऑफ B भी 0 होगा। कर्ल ऑफ A का मतलब है डेल क्रॉस A, वो भी 0 होता है। अगर एक कोई वेक्टर इरोटेशनल है तो कर्ल ऑफ A 0 होता है, दैट मीन्स ये कर्ल ऑफ B क्योंकि इरोटेशनल वेक्टर है तो कर्ल ऑफ B 0 होगा, यानी डेल क्रॉस B 0 होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि A क्रॉस B रोटेशनल है, A क्रॉस B सोलेनॉइडल है, A माइनस B रोटेशनल तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, इरोटेशनल है सोलेनॉइडल, दोनों में से कुछ चेक कर सकते हैं। तो A क्रॉस B के बारे में वो पूछ रहा है हमसे। अगर इरोटेशनल होगा तो आपको चेक करना है डेल क्रॉस A क्रॉस B, ये चीज़ 0 आनी चाहिए। ठीक है, अगर इरोटेशनल है A क्रॉस B, अगर इरोटेशनल है तो कर्ल ऑफ A क्रॉस B, कर्ल ऑफ A क्रॉस B का मतलब है डेल क्रॉस A क्रॉस B। ठीक है, तो इसका मतलब तो क्या होता है? डेल डॉट B फिर A बाहर माइनस डेल डॉट A फिर B बाहर। अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि हमें तो ये चीज़ पता है, डॉट प्रोडक्ट थोड़ी ना पता है। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाला तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम क्या करते हैं, सेकंड ऑप्शन में कहा है कि सोलेनॉइडल है। अगर A क्रॉस B सोलेनॉइडल है तो इसका मतलब है डेल डॉट, तो अगर सोलेनॉइडल है तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है, अगर सोलेनॉइडल है तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है। याद रखने के लिए, अगर आप इन दोनों में कन्फ्यूज़ होते हो ना, इरोटेशनल और सोलेनॉइडल में, तो सोलेनॉइडल में स्पेलिंग में D आता है, तो D से याद रख लेना डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर 0। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर 0। बाकी बचा इरोटेशनल, तो उसमें कर्ल ऑफ एनी वेक्टर 0। ठीक है, तो ऐसे याद रह सकता है, फिर कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे अगर कोई कंफ्यूज होता है तो अगर हम ये निकालते हैं तो इसका मतलब है डेल क्रॉस A डॉट B माइनस डेल क्रॉस B और इसका डॉट प्रोडक्ट A के साथ। तो ये हमारा हो जाता है क्या? डेल डॉट A क्रॉस B। अगर डेल डॉट A क्रॉस B, ये तो हमने पढ़ा था, अगर ये है हमारा क्रॉस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस करने पर ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, क्रॉस करने पर हमें क्या मिलेगा? एक वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस करने पर हमें एक वेक्टर ही वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो ये वेक्टर आएगा, ये भी वेक्टर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो नंबर आएगा, ये भी नंबर आएगा। वेक्टर A माइनस वेक्टर B, मान लो ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, तो क्या लिखोगे? 3A माइनस 4 वेक्टर B, तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो इसे कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जाता है, डेल का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ कर दो, डॉट प्रोडक्ट B के साथ लगा दो, माइनस डेल का क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ लगा दो, डॉट प्रोडक्ट A के साथ लगा दो। ठीक है, मतलब एक बार इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, एक बार इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट और बाहर डेल डॉट डॉट, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करने पर नंबर ही मिलेगा, कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो यहाँ पर भी देखो, डॉट प्रोडक्ट दोनों का होगा तो कोई नंबर मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट दोनों का होगा तो कोई नंबर मिलेगा। इसकी वैल्यू 0 है तो 0 डॉट B क्या होगा? 0 आएगा। इसकी वैल्यू भी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0, यानी ये चीज़ 0 आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया? डाइवर्जेंस ऑफ A क्रॉस B 0 आ रहा है, इसका मतलब जो A क्रॉस B है वो सोलेनॉइडल वेक्टर होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इसमें, क्योंकि ये क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अगर डेल डॉट A क्रॉस B दे रखा है,
ठीक है। तो इस चीज़ को हमें बताना है क्या होगा। तो ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है डेल का, ए का और बी का, यही तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इन्हें तो आपस में ऑर्डर इनका चेंज कर सकते हैं। तो डेल क्रॉस ए डॉट बी भी लिख सकते हो, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो डेल क्रॉस ए डॉट बी, और इसकी वैल्यू तो 0 है क्योंकि ये क्या है, कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ ए 0 होगा क्योंकि ये रोटेशनल वेक्टर था ए, तो 0 डॉट बी 0 आएगा। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि ये चीज़ 0 आ रही है, दैट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी 0 आएगा, या फिर ए क्रॉस बी सोलेनोइडल होगा। तो दोनों तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है ए और बी दोनों कांस्टेंट वेक्टर है, तो आर डॉट ए डेल ए आर ए बी ये निकालना है। इसका मतलब क्या है, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया आर ए बी का। तो आर ए बी ये चीज़ क्या है, पहले इसको निकालना पड़ेगा तभी तो डेल के साथ ऑपरेट करा सकते हैं। ये चीज़ जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, मतलब आर डॉट ए क्रॉस बी से आप लिख सकते हो। तो ए भी कांस्टेंट वेक्टर है, बी भी कांस्टेंट वेक्टर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर भी क्या आएगा, ये भी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे फिर से एक वेक्टर आएगा। तो इसे मान लो ए, ये वेक्टर ही आना है तो इसे ए मान लो अपनी मर्जी से। तो आर डॉट ए करोगे तब क्या मिलेगा, आर डॉट ए करोगे, ए को अगर आप मानते हो, ए को आर वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ए वेक्टर मान लो ए वन कैपिटल मान लो ए वन आई ए टू जे प्लस ए थ्री के, ठीक है। जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जेड आएगा, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अब ये तो हमारे इसकी वैल्यू आ चुकी है, फिर इसने शुरू में यहाँ पे डेल ऑपरेटर भी बना रखा है। तो डेल ऑफ फाई, ना बीच में डॉट मिलेगा ना बीच में क्रॉस मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने का। तो उस टाइम पे हम कहते हैं इसको ग्रेडियंट ऑफ फाई, पढ़ भी चुके हैं। उस टाइम पे हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन निकालना है, तो ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन निकालना है, मतलब दिस एक्स इसका मतलब हो जाएगा आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, और फाई का मतलब है ये, यानी ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जेड, ये हो जाएगा। तो आई डेल बाय डेल एक्स ये आएगा, तो आई एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ए वन प्लस जे, वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ए टू प्लस के, जेड के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ये वाला पार्ट बचेगा तो 0 हो जाएगा ए थ्री, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में सिर्फ जेड वाला पार्ट डिफ्रेंशिएट होगा, ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे तो इनका तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये मिला, और ये क्या है, ये तो वापस यही है, ये जो चीज़ आई है ये वापस ये आई है, और ये क्या था, ये तो वेक्टर ए माना था, और वेक्टर ए क्या माना था, ए क्रॉस बी को हमने वेक्टर ए माना था। तो ए क्रॉस बी आया है हमारे पास, तो बाद में हमारे पास क्या आ गया है, ए क्रॉस बी, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कहा है कि द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 वेक्टर्स दिस इन आर क्यूब आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये तीनों वेक्टर्स जो हैं लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो एक्स की वैल्यू बतानी है। तो जब 3 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो उनका डिटर्मिनेंट बनाओ डायरेक्ट और 0 के इक्वल रख दो। तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे और डिटर्मिनेंट को आप 0 लिख देते हो, अब इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 4x माइनस एक्स 4 माइनस 4 माइनस 3 4 माइनस 4 माइनस 3 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। मतलब 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, अगर लीनियरली डिपेंडेंट है LD है तो डिटर्मिनेंट बनाओ तीनों वेक्टर्स और 0 के इक्वल रखो, तो ये आएगा 12 माइनस 4x माइनस, ये तो 0 हो गया, माइनस 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 30 इक्वल टू 10x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा जिसमें आंसर दे रखा है 3। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है जिस वजह से मैंने वो अभी नहीं कराया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि u और v ऑर्थोगोनल है। अगर u और v ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, सीधा सीधा उसमें कुछ भी नहीं है। ऑर्थोगोनल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक। अगर द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, दैट मीन्स कर्ल ऑफ एफ का मतलब डेल क्रॉस एफ, और फिर उसका डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये चीज़ हमें बतानी है क्या होगी। ये चीज़ क्या होगी, इसको हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, डेल डॉट डेल क्रॉस एफ। तो ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया भाई, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर और थर्ड वेक्टर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और ये डॉट प्रोडक्ट, तो ये क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 3 वेक्टर्स में से कोई भी 2 अगर सेम हो जाते थे तो आंसर क्या आता था 0, तो 0 आएगा आंसर, कुछ भी नहीं करना है। कहा है डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर एट दिस पॉइंट, पहले तो इसका डाइवर्जेंस निकालो, उसके बाद ये पॉइंट इसमें रखना होगा 1 माइनस 1 1। तो डाइवर्जेंस अगर निकालना है तो डाइवर्जेंस का मतलब है डेल डॉट जो भी वेक्टर एफ या जो भी आप मानते हो उसको, इसको अगर मैं एफ मानती हूँ तो एफ लिख दिया, ठीक है। तो आई
डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड आई प्लस एक्स वाई जे माइनस वाई जेड स्क्वायर के। ठीक है, तो आई डॉट आई वन एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 2xz प्लस जे डॉट जे वन वाई के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन तो x आएगा प्लस z के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 2yz आएगा। और फिर ये जो वैल्यू आ चुकी है उसमें 1 माइनस 1 1 रखना है, x की वैल्यू 1 रखनी है, y की और z भी 1 रखना है, x की वैल्यू 1 रखनी है और y की वैल्यू -1 रखोगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहा है पृष्ठ के बिंदु पर इकाई सदिश अभिलंब, इसका क्या मतलब है? अगर हिंदी में ना समझ में आया तो ये ग्रेडियंट, ये सिंपल ये बोल रहा है कि ये पृष्ठ है, मतलब ये हमारी सरफेस है। तो सरफेस को हम फाई मानते थे तो एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4, तो ये 4 भी इधर लेके चले जाओ और इसको हम बोल देंगे फिर फाई, तो ये तो हमारा फाई हो गया सरफेस। अब इस सरफेस के, मान लो ये पेपर ही है, सरफेस कुछ भी हो सकती है, क्या पता कैसी सरफेस बने, तो इस सरफेस के ऊपर इस पॉइंट पर हमें अभिलंब यानी नॉर्मल बनाना है। तो नॉर्मल यानी एन कैप बनाना है। एन कैप बनाने का मतलब क्या था? ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड। तो जब हमें फाई पता है तो ग्रेडियंट ऑफ फाई हम निकाल सकते हैं। तो फाई हमें पता है, फाई का मतलब क्या है? आई डेल बाय डेल एक्स, ग्रेडियंट का मतलब क्या है? डेल फाई। डेल, इनके बीच में डॉट और क्रॉस कुछ नहीं होता है। आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, और फाई का मतलब है एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4, ये है। तो ये जो पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ भी आएगी, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा? वाई क्यूब जेड स्क्वायर बस प्लस जे, y के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो x, ये आएगा 3y स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर प्लस के, z के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x जेड वाई क्यूब। ठीक है, तो अब वो कहता है, ये तो हमने वेक्टर निकाल लिया। ठीक है, अब ये वेक्टर जो निकालना है, अब क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो पहले हमें उसने कहा है कि इस पॉइंट पर निकालना है, तो इस पॉइंट पर निकालना है तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 2 रख दो, इसमें पहले वैल्यू रख ही दो। ठीक है, तो उस पॉइंट पर हमें ग्रेडियंट फाई पता चल जाएगा, तो ये आएगा i, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 2, तो ये 4 हो जाएगा, -4i लिखेंगे इसको। ठीक है, i बाद में लिखो, प्लस j 3y की वैल्यू -1 तो 1 हो गया, x की वैल्यू -1 तो -3 हो गया, तो माइनस आ गया, और ये हो जाएगा 4, 4 3 जा 12 हो गया ये। फिर प्लस के 2x की वैल्यू -1, y क्यूब की वैल्यू -1 तो -1 प्लस 1, z की वैल्यू 2, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो 4 चौक 16, 12 गुना 12 144, और 4 चौक 16, ये कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 32 इसमें जोड़ोगे 176। तो डिनोमिनेटर में √176 आ रहा है, ऊपर -4i -12j प्लस 4k आएगा। तो देख लो, -4i -12j प्लस 4k, ये तो आया है, बट डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे, मतलब वेक्टर तो ठीक आ गया हमारा, वेक्टर आया है, ये वेक्टर तो ये आ गया, उस पॉइंट पर हमने वेक्टर निकाल लिया। अब इसके नीचे क्या है? इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था? √176। √176 को आप ये लिख सकते हो, √16 का मतलब हो गया 4, 4 आ गया बाहर, तो अंदर बचा √11, 4 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये आएगा -i -3j प्लस k अपॉन √11, ये आएगा फाइनल आंसर। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस भी, अब इसमें से चाहे माइनस कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन लोगे तो ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि आंसर ऐसा दे रखा है, बस हमें फिर मैच करना है किससे मैच करता है। तो √11 डिनोमिनेटर में किस में है? इसमें है, इसमें है। अब क्या है? माइनस बाहर ले लिया, i + 3j - k, i + 3j - k, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हमें कहा है कि f ये दे रखा है अघूर्णी सदिश है। अघूर्णी मतलब इररोटेशनल। ठीक है, अघूर्णी मतलब इररोटेशनल, मतलब जो हमारा f है वो इररोटेशनल है, तो कर्ल ऑफ f क्या होगा? 0। कर्ल ऑफ f का मतलब है i j k, लिखो यहाँ डेल बाय डेल x, डेल बाय डेल y, डेल बाय डेल z, और i के साथ कौन है? x² + ay² + x, j के साथ कौन है? -2xy + y, और k के साथ कुछ नहीं है तो 0। ये क्या होगा? कर्ल ऑफ f या फिर डेल क्रॉस f है ये।
ठीक है। तो ये अघूर्णी सदिश है, मतलब इसकी वैल्यू 0 है, कर्ल ऑफ एफ 0 है, तो ए की वैल्यू हमने बतानी है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ए की वैल्यू क्या आएगी, आई 0, जेड के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 0, तो आई वाला पार्ट तो हो गया 0, माइनस जे अगर करते हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका 0 होगा, जेड के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे 0 हो गया, खत्म काम। के एक्स के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, -2y आ जाएगा, तो -2y, ठीक है। फिर माइनस y के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो क्या आएगा, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में x वाला तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2ay। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर देना और लाइक भी। तो ये कितना हो जाएगा, -2y के, माइनस के मत लिखो, -2y -2ay के इक्वल टू 0, ये मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। अब के तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो यानी यही चीज़ 0 होगी। अगर इसको 0 रखोगे तो -2y इक्वल टू 2ay आएगा, 2 से 2 हट गया, y से y हट गया, तो a की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगी। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, -1, यानी बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सदिश यानी वेक्टर की डायरेक्शन में fx का बिंदु पर दिक अवकलन होगा। दिक अवकलन का मतलब होता है ग्रेडियंट, ठीक है। दिक अवकलन का मतलब है आपका ग्रेडियंट ऑफ f डॉट a कैप, ठीक है। तो दिक अवकलन अगर कह रहा है वो, तो ग्रेडियंट ऑफ f दे रखा है ना यहाँ पर सरफेस ये दे रखी है f, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, a कैप के साथ, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये क्या है हमारा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। दिक अवकलन का मतलब है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर हम निकालते थे तो हमेशा वो किसी भी एक वेक्टर की डायरेक्शन में होता था। तो जिस वेक्टर की डायरेक्शन में हम उसे निकालते हैं उसको वेक्टर ए मानना है। तो किसकी दिशा में कहा है, इसकी डायरेक्शन में कहा है, तो ये वेक्टर ए हो गया। इसका क्या निकालना है, ए कैप। ए कैप का मतलब है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए कैप का मतलब ये वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 3 आ जाएगा, √1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 ही आएगा, ठीक। डॉट प्रोडक्ट ग्रेडियंट ऑफ एफ, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है। ग्रेडियंट ऑफ एफ का मतलब है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, और ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर क्यूब, ठीक है। तो ये चीज़ हम सॉल्व करते हैं, जो भी ये चीज़ आएगी उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर देना है। तो ये चीज़ यहाँ आएगी, आई एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन सिर्फ वाई स्क्वायर मिलेगा, प्लस जे वाई के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो एक्स मिलेगा, 2 मिलेगा, वाई मिलेगा, प्लस जेड क्यूब मिलेगा, प्लस के जेड के रिस्पेक्ट में इसका तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3y जेड स्क्वायर, और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट आई प्लस 2j प्लस 2k के साथ अपॉन में 3 है। तो आंसर हमेशा पूरा ही मैच करना। तो आई डॉट आई 1 हो गया तो वाई स्क्वायर, प्लस जे डॉट जे 1 हो गया तो 2 2 जा 4xy प्लस 2z क्यूब, प्लस के डॉट के 1 हो गया तो 2 3 जा 6y जेड स्क्वायर अपॉन में 3 आ रहा है, ठीक है। अब अपॉन में 3 आ चुका है, तो अब क्या करना है इसमें, इस पॉइंट पर कहा है 2 - 1 1, 2 - 1 1, इस पॉइंट पर मेथड समझ आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो उस क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हो, मेथड समझ आना चाहिए क्या हो रहा है। -1 यहाँ रखोगे 1, वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक कम ही कर रही हूँ मैं, ठीक है। x की वैल्यू 2 रखनी है, y की वैल्यू -1 प्लस 2 प्लस 6 इंटू वाई की वैल्यू -1 और z की वैल्यू है 1, अपॉन में रखना है 3, तो वैल्यू क्या आएगी 1 - 8 प्लस 2 - 6, ठीक, अपॉन में 3। तो ये कितना हुआ 3 - 14 अपॉन 3 यानी -11/3। तो इसका आंसर आ रहा है -11/3। फिर कहा है कि वेक्टर f इज इक्वल्स टू दिस इररोटेशनल है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो इररोटेशनल मतलब वही कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ का मतलब है आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड यानी डेल क्रॉस दिस। तो ये हम लिखेंगे x प्लस 2y प्लस ए जेड और k के साथ है फिर x, तो k वाली लाइन में लिखना है, j वाला कुछ है ही नहीं तो यहाँ 0। अब इसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो 0 के बराबर रख देना और a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो i के लिए निकालते हैं, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 छोड़ो। j के लिए निकालते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, माइनस z के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो a आएगा, ठीक है, a आ गया। फिर प्लस k के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 0, ये y के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो 2 आएगा, ठीक। तो अब क्या हुआ, यहाँ से हम देखते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 0 है, j और k तो 0 हो नहीं सकता, दैट मीन्स यही चीज़ 0 होनी चाहिए, है ना। j और k तो 0 हो नहीं सकता, ये 2 भी नहीं होना चाहिए था, x प्लस 2y प्लस ए जेड,
तो ये चीज़ अगर 0 रखोगे, 1 मिनट दोबारा देख लेते हैं, x + 2y + az, ये वाला पोर्शन 0 है j वाला, और k के नीचे x है, तो इसके रिस्पेक्ट में 0 0, ठीक है। j के लिए निकालते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में 1 हो गया, इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा a, तो 1 - a। अब x के रिस्पेक्ट में 0, y के रिस्पेक्ट में इसका 0, इसका 2, इसका आएगा तो 0 - 2 आएगा ना, हाँ, तो यहाँ पर 0 - 2 लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ जो है 0 के बराबर है तो क्या होगा, तो ये आया j a - 1 - 2k = 0। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर हम इस चीज़ को 0 रखते हैं तो ये तो कभी 0 आएगा ही नहीं, ये चीज़ तो कभी 0 होगी ही नहीं, तो दैट मीन्स ये चीज़ 0 रख ही नहीं सकते। अगर इसको 0 रखते भी हो, भाई कर्ल ऑफ f 0 होगा। अब कर्ल ऑफ f हमारा ये आया है, अगर आप इसे 0 कर भी देते हो तो भी ये चीज़ रह जाती है और ये चीज़ 0 नहीं आ रही है, तो इसका मतलब a की वैल्यू से क्या है, कुछ भी नहीं, ये तो जो इर्रोटेशनल वेक्टर बन ही नहीं रहा है, इर्रोटेशनल वेक्टर बन ही नहीं रहा है, तो a की वैल्यू तो हम कुछ भी नहीं रख सकते फिलहाल, ठीक है। तो इसका आंसर 2 1 0 तो नहीं रख सकते, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू चाहे कुछ भी रखो उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे इसकी वैल्यू 1 रखो ताकि ये 0 हो जाए, चाहे कुछ और रखो, ठीक है। ये चीज़ तो 0 बन ही नहीं रही है, ये तो हमारे पास बच ही रही है, या तो इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है जिस वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर हम यहाँ पर आंसर अगर टिक करेंगे तो डी टिक करेंगे कि नन ऑफ दीज, क्योंकि ये चीज़ जो है रोटेशनल बन ही नहीं रहा है, ये वेक्टर रोटेशनल हो ही नहीं रहा है, ठीक है। रोटेशनल नहीं है, जब वेक्टर ही रोटेशनल नहीं है तो फिर हम a की वैल्यू कैसे बता सकते हैं, तो नन ऑफ दीज होना चाहिए इसका मेरे हिसाब से तो आंसर। बाकी क्वेश्चन में अगर कुछ थोड़ा बहुत गलती होगी तो तब हम a = 1 कह सकते हैं, ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन में चेंज किया जाए तब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है C इज़ द कर्व, ये कर्व है, z = y², देन बाय स्टोक्स थ्योरम द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करके हम इसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, स्टोक्स थ्योरम का मतलब होता है हमारे लिए, स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, f.dr डबल इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल f.dr डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस s कर्ल ऑफ f, जहाँ पर सरफेस ये दे रखी है, ठीक है, n ds, ठीक। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो कर्ल ऑफ f निकालते हैं, f हमारा क्या होता है, f ये होता है, f इसकी हेल्प से निकालेंगे। यहाँ पर हमें f.dr दे रखा है, तो हमारे हिसाब से तो लाइन इंटीग्रल f.dr जो है, यहाँ ये चीज़ हमें निकालनी है, ये चीज़ हमें निकालनी है, और निकालेंगे कैसे, इसकी मदद से निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, f.dr हमें ये दे रखा है, तो लाइन इंटीग्रल yz i प्लस zx i प्लस xy, यहाँ पर j यहाँ पर k, तो ये तो हो गया हमारा f, ठीक। डॉट dr को लिखते हैं हम i dx प्लस j dy प्लस k dz। तो यहाँ से हमें पता चल गया अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यही तो मिलेगा, यही तो मिलेगा अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, ठीक है। तो ये f.dr की वैल्यू है, अगर ये f.dr की वैल्यू है तो f ऐसे आएगा, dr ऐसे आएगा, dr का मतलब i dx j dy k dz, ठीक है, और इनका सम। तो यहाँ से हमने f पता कर लिया, तो f तो हो गया हमारा ये। अब f हमें पता चल चुका है तो कर्ल ऑफ f आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कर्ल ऑफ f का मतलब है i j k रखा, डेल बाय डेल x डेल बाय डेल y, ये वाले क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो जाते हैं, डेल बाय डेल z, ठीक है। i के साथ यहाँ पर कौन है, yz, फिर zx है, फिर xy है। हमारे पास ये जो था ना, ये इसको हमने f.dr में ब्रेक किया है, f ये बन गया, dr तो हमेशा ये होता ही है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया उल्टा कि अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो f.dr ये बन के आ जाएगा, तो उल्टा दिमाग लगाया थोड़ा सा। तो अब क्या किया, i यहाँ पे क्या हो जाएगा x, डेल बाय डेल z, यहाँ पर क्या हो जाएगा x, तो ये तो 0 माइनस j, फिर x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन y, z के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो फिर से y 0 प्लस k, ये क्या हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इसका z, y के रिस्पेक्ट में इसका z, तो ये z माइनस z, ये भी 0, तो इसका मतलब ये तो हमारा 0 आ गया, यानी हमने कर्ल ऑफ f निकाला 0 आ गया, कर्ल ऑफ f 0 आ गया, दैट मीन्स ये चीज़ 0 आ चुकी है। अब यही चीज़ 0 आ गई तो इसका इंटीग्रेशन आगे करोगे तो क्या आएगा, सब कुछ 0 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। जब जिसका इसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे करोगे तो ये तो सारा 0 ही बन जाएगा, सब कुछ 0 बन जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टोक्स थ्योरम से कुछ भी नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है डेल स्क्वायर डेल डॉट वेक्टर r अपॉन r स्क्वायर, ठीक है।
तो वेक्टर आर अगर हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर का मतलब है आर जो है इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा अपॉन में यहाँ पर अंडर रूट, और जब दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी। तो आर स्क्वायर का मतलब तो ये है और वेक्टर आर का मतलब है ये, तो डेल डॉट करना है इसका, तो डेल डॉट वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर करेंगे, या फिर इसे लिख सकते हैं आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ एक्स अपॉन, इसको ऐसे ही रहने दो, आर स्क्वायर को ये चीज़ मत लिखो, आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने देना, ठीक है। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन आर स्क्वायर, तो जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आई डॉट आई तो 1 हो गया, डेल बाय डेल एक्स एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल वाई वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा डेल बाय डेल जेड जेड अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, तो इसे ऐसे लिख लो डेल बाय डेल एक्स एक्स इंटू आर की पावर -2। सिर्फ इतना सॉल्व करूँगी, इनका अपने आप बना के लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स है, बस वाई और जेड करना है बाद में फिर, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, आर की पावर -2 एज इट इज़ प्लस एक्स एज इट इज़, आर की पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा n इंटू आर की पावर n-1, और फिर r का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ऐसा करते क्यों है, क्योंकि r जो है वो खुद x y z का फंक्शन है, तो r कांस्टेंट थोड़ा ही ना है, r के अंदर खुद x y z लिखा हुआ है, तो इस वजह से हमें दोनों का ही प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाता, दोनों के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाता है डिफ्रेंशिएशन में, क्योंकि r के अंदर x छिपा हुआ है, ठीक है। तो ये भी x में है, ये भी x में है, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से करते हैं, तो ये तो हमारा आया है डेल बाय डेल एक्स एक्स आर की पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन। इसी तरीके से डेल बाय डेल वाई वाई आर की पावर -2 का जो डिफ्रेंशिएशन आएगा आर की पावर -2 प्लस एक्स की जगह वाई कर देना -2 आर की पावर -3 डेल आर बाय डेल वाई आएगा। इसी तरीके से डेल बाय डेल जेड आएगा, जेड आर की पावर -2 का, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा आर की पावर -2 प्लस जेड -2 आर की पावर -3 डेल आर बाय डेल जेड, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तीनों चीज़ें सेम हो गई, तो आर की पावर -2 तो हो गए 3, या फिर इसे 3 बाय आर स्क्वायर लिख लो, जो मर्जी वो लिखो, ठीक है। यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, -2 बाहर आ गया, आर की पावर -3 भी कॉमन आ गया, तो नीचे लिख दिया उसको। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, इसका मतलब होता है एक्स अपॉन आर, मैंने बता दिया, इसे याद कर लेना, एक्स अपॉन आर वाई अपॉन आर जेड अपॉन आर इनकी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ये दोनों चीज़ें तो हमने बाहर ले ली, एक्स इंटू एक्स बाय आर, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ क्या बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ क्या बचेगा जेड स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर। कैसे हुआ फिर से देख लो भाई, इन तीनों को ऐड करना था, तो -2 आर की पावर -3 कॉमन आ गया, तो -2 अपॉन आर की पावर 3 हो गया, ठीक। अब x इंटू एक्स अपॉन आर, वाई इंटू आर वाई अपॉन आर, तो वाई स्क्वायर अपॉन आर, जेड इंटू जेड अपॉन आर, इसकी वैल्यू बता दी ना मैंने, इसे याद ही रखना, जेड बाय आर। तो ये क्या हो जाता है, ये तो वैल्यू आर स्क्वायर की है, तो आर स्क्वायर अपॉन आर कितना हो जाएगा, आर ऊपर बचेगा, उस आर से ये कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा 3 अपॉन आर स्क्वायर -2 अपॉन आर स्क्वायर, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है किसका, अभी इतने पोर्शन का आंसर निकाला है हमने, अभी सिर्फ इतने पोर्शन का आंसर जो आया है वो आर स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर आया है, इतने का आंसर 1 अपॉन आर स्क्वायर आया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी हमने डेल स्क्वायर और ये वाला जो पोर्शन है इसकी वैल्यू 1 बाय आर स्क्वायर आई है, या फिर डेल स्क्वायर आर की पावर -2। अब इसको क्या करते हैं, इसका मतलब होता है डेल डॉट डेल, डेल स्क्वायर का मतलब होता है डेल डॉट डेल, क्योंकि ये वेक्टर है, अगर ए वेक्टर ए का स्क्वायर लिख रहे हो, अगर ए कोई वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड ये है, तो इसका मतलब क्या होता था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो वही डेल स्क्वायर का मतलब डेल डॉट डेल, आर की पावर -2। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये वाला अगर पोर्शन सॉल्व करोगे तो डेल का मतलब आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड और आर की पावर -2, ठीक है। अब आर की पावर -2 ही रहने दो, पहले हम डेल डॉट बाद में अप्लाई करेंगे, पहले इसे ही सॉल्व करके देख ले क्या आएगा। इसमें अगर दिक्कत हो रही है तो ये चीज़ है प्रैक्टिस का, ठीक है, जितनी इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी होगी उतने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे।
और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप अलग से बैच परचेस मतलब इसकी वीडियोस ले सकते हो 250 रुपीज़ में ही। उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और इसकी वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, ताकि आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर वेक्टर प्रिपेयर कर रहे हो तो वो आपका उसमें हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ से समझ आ जाता है तो यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम हो सकती है, जिन्होंने बेसिक चीज़ें इसमें ना पढ़ी हुई होंगी उनको मे बी हो सकती है थोड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या करते हैं, आई डेल बाय डेल एक्स, ये क्या है, ये अपने आप में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाला कुछ है। ठीक है, तो डेल बाय डेल एक्स ये करेंगे तो आई, इसका डिफरेंस, इसके अंदर एक्स छिपा हुआ है तो इसका मतलब हो गया एन इंटू इसकी पावर एन माइनस वन और डेल आर अपॉन डेल एक्स। ठीक, इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया प्लस जे, फिर से यही चीज़ आएगी माइनस टू आर की पावर माइनस थ्री, बट इस बार वाई के रिस्पेक्ट में है तो वाई आ जाएगा नीचे, फिर से आएगा के माइनस टू आर की पावर माइनस थ्री डेल आर बाय डेल जेड आएगा इस बारी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि माइनस टू और आर की पावर थ्री तो कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, ये इसको लिखेंगे एक्स अपॉन आर, तो एक्स आई अपॉन आर, एक्स अपॉन आर इसकी जगह लिखा एक्स अपॉन आर, तो आई तो बचा हुआ था, वाई अपॉन आर यहाँ लिखोगे तो वाई इंटू जे, इंटू तो नहीं बोलेंगे, बाय आर। ठीक है, फिर यहाँ पर जेड बाय आर करोगे तो जेड के साथ के, तो जेड के बाय आर ये साथ में लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वेक्टर आर बाय आर, ये है वेक्टर आर और अपॉन में आर, ये हो जाएगा आर की पावर फोर और यहाँ पर माइनस टू। तो फिलहाल अभी इतना हमारे पास आया है। अभी फिर से डेल डॉट, इसके साथ फिर से डेल डॉट हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। फिर से सॉल्व करेंगे तो देखते हैं अब क्या आंसर आएगा इसमें। अगर हम इसे दोबारा करते हैं तो क्या होगा, लेंदी है। ठीक है, अब इसमें फिर से ये चीज़ अप्लाई करनी है तो क्या होगा, इसका मतलब आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई, क्वेश्चन ही लेंदी, मैं क्या कर सकती हूँ, डेल बाय डेल जेड डॉट माइनस टू तो एक नंबर है, उठा करके बाहर रख लो उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेक्टर आर का मतलब है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आर की पावर फोर, इसे ऐसे ही रहने दो, जो आर है उसको ऐसे ही रहने दो, जो आर वेक्टर है उसको एक्स आई वाई जे जेड के में लिख लेना। अब क्या होगा भाई, माइनस टू तो बाहर रहेगा, आई डॉट आई वन हो गया, तो डेल बाय डेल एक्स एक्स अपॉन आर की पावर फोर, तो डेल बाय डेल एक्स एक्स अपॉन आर की पावर फोर या फिर आर की पावर माइनस फोर, फिर ऐसे ही डेल बाय डेल वाई वाई इंटू आर की पावर माइनस फोर आएगा, और डेल बाय डेल जेड जेड इंटू आर की पावर माइनस फोर आएगा। चेक करके देख लेना, यही आएगा जे डॉट जे के डॉट के, तो जेड बाय आर की पावर फोर यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो माइनस टू बस एक पार्ट कर लेते हैं, एक्स का हो जाएगा वन आर की पावर माइनस फोर प्लस एक्स एज इट इज़ माइनस फोर इंटू आर की पावर माइनस फाइव, और डेल आर बाय डेल एक्स आएगा, क्या आएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो उसको मैंने लिख दिया एक्स बाय आर। ये वैल्यू तब आएगी जब इसको सॉल्व करेंगे, जब y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या आएगा, r की पावर माइनस फोर, बस x की जगह y लिख देंगे, और y बाय आर, डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल एक्स आ रहा था तो उसको x अपॉन आर लिख दिया, डेल आर अपॉन डेल y आना था तो y अपॉन आर लिख दिया। इसी तरीके से z वाला पोर्शन के लिए, z वाले पोर्शन के लिए भी हम इसको लिख देते हैं। तो एक ही करना होता है, सारा नहीं करना होता। ठीक है, कि कभी बार बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो। माइनस टू यहाँ से क्या होता है, ये तीन बार जुड़ गया तो थ्री अपॉन आर की पावर फोर, फिर ये माइनस फोर और ये वाली जो चीज़ है ये सारा कॉमन, तो माइनस फोर अपॉन आर की पावर फाइव, एक्स इंटू एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड, और तीनों के नीचे आर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर। इसका मतलब आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर अपॉन आर कितना हो जाएगा, आर बचेगा, तो आर बचा, मतलब यहाँ हमारे पास आर बचेगा, तो ये तो आर की पावर फोर ही हो जाएगा। तो ये सॉल्व करोगे माइनस वन बाय आर की पावर फोर, और माइनस टू से जब इस इंटू करोगे तो टू बाय आर की पावर फोर, टू बाय आर की पावर फोर ये रहा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से करना होता है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं दे रखा कि कैटेनरी की इक्वेशन ये है, तो और कौन सी इक्वेशन होती है कैटेनरी के लिए, y इक्वल टू सी टेन वाई भी हम कैटेनरी के लिए ही यूज़ करते हैं, y इक्वल टू सी टेन वाई भी हम कैटेनरी के लिए यूज़ करते हैं, और ये भी, तो कैटेनरी की इक्वेशन से याद करनी है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है कि r इक्वल टू इतना दे रखा है, ए बी जहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये वैल्यू हमने बतानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आसान क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो r हमें दे रखा है a e की पावर ओमेगा टी
प्लस बी ई की पावर माइनस ओमेगा टी। तो d2r/dt² का मतलब क्या हुआ, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, कितना आएगा a ई की पावर ओमेगा टी, इसका डिफ्रेंशिएशन ई की पावर ओमेगा टी और ओमेगा आ जाएगा बाहर, प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, देखो क्या b ई की पावर माइनस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर माइनस ओमेगा टी और माइनस ओमेगा टी का विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो माइनस ओमेगा, माइनस इसलिए लिख दिया। फिर इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे, दोबारा अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हो तो क्या आएगा, a एज इट इज़ ई की पावर ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर ओमेगा टी और एक ओमेगा पहले से था, इसका दोबारा करोगे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा बी ई की पावर माइनस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर माइनस ओमेगा टी का दोबारा करोगे तो माइनस ओमेगा आएगा, तो ये आ गया। यहाँ से हमने ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिया तो a ई की पावर ओमेगा टी प्लस बी ई की पावर माइनस ओमेगा टी आ गया। तो यहाँ से हो गया d2r/dt²। तो ओमेगा स्क्वायर ये वैल्यू क्या है, ये तो वापस आ रही है, तो यानी यहाँ से आया d2r/dt² माइनस इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो माइनस दिस इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो इसी चीज़ की वैल्यू पूछ रहा था, इसकी वैल्यू पूछ रहा था कितनी आ रही है 0, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। खुद कर सकते हो। पहले कर्ल ऑफ एफ निकालना है, क्या कहा है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ निकालना है। कर्ल ऑफ एफ निकालना आप जानते हो, आई जे के लिखना है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। फिर एफ में क्या लिखा है, आई जे के साथ जो जो लिखे हुए हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है, एक वेक्टर वैल्यू मिल जाएगी, तो ये वेक्टर मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। फिर डाइवर्जेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, इस वेक्टर के साथ आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो डेल बाय डेल एक्स दिस, डेल बाय डेल वाई दिस, डेल बाय डेल जेड दिस बनेगा और सॉल्व करोगे आंसर 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करना, क्योंकि ये चीज़ें मैंने करा दी हैं। अब डाइवर्जेंस कर, तो आर क्रॉस ए पहले निकालना है। आर का मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ए का मतलब मान लो a1i a2j a3 के, ठीक है। मुझे टाइम लगेगा इस वजह से मैं बता रही हूँ यहीं पर ही। तो पहले आर क्रॉस ए निकालेंगे। आर क्रॉस ए क्या हो जाएगा, आई जे के, आर में कौन होता है एक्स वाई जेड, ए में कौन होता है a1 a2 a3। तो ये डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो कुछ ऐसा वेक्टर हमारे पास मिल जाएगा। फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ करना है। यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट चल रहा है, अगर यहाँ पे डॉट होता ना तो इसका आंसर 0 हो जाता, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस, तो ए का क्रॉस प्रोडक्ट फिर इसके साथ करोगे तो ए क्रॉस आर क्रॉस ए करोगे तो आई जे के। फिर क्या करेंगे, ए के अंदर कौन है, इसने यहाँ पे उल्टा कर दिया और माइनस लगा दिया बाहर। आपको क्या करना है, वेक्टर ए है तो यहाँ पर a1 a2 a3 लिखना है, सही किया है इसने भी, बट आप ऐसे करना, ए है तो a1 a2 a3 यहाँ, आर क्रॉस ए में कौन है, ये है, यहाँ आ जाएगा जे वाला जे के नीचे, के वाला के नीचे। फिर ये डिटर्मिनेंट आप खुद फाइंड करोगे। जैसे ही आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो आपको कुछ ही वैल्यूज़ इस तरीके से मिलेंगी। फिर उसका क्या करना है, डाइवर्जेंस निकालना है। फिर उसका क्या करना है, आपने डाइवर्जेंस निकालना है, ठीक है। डाइवर्जेंस निकालोगे तो डेल डॉट कर देना है, मतलब ये जो भी वैल्यू आई है इसके साथ डेल डॉट। डेल डॉट का मतलब होता है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। तो यानी सीधी सी बात है, आप वो भी मत सोचो, आपको पता चल गया ये वेक्टर है, मुझे इसका क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है। तो सीधा सीधा आपने क्या करना है, डेल बाय डेल एक्स, ये तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक, आई तो हट ही जाएगा। फिर डेल बाय डेल एक्स इसके साथ लगाओ, जे हटा दो, तो y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर लेना, एक ये और एक ये बचेगा, ठीक है। फिर z के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो ऐसे करके आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वहाँ से आपको क्या मिलेगा, आई जे के तो उसमें होगा नहीं, ठीक है। वहाँ पर आपको मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, सॉरी वहाँ पर आपको मिलेगा a1 प्लस a2 प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 ही, मतलब आपको लास्ट में ये मिल जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और ये क्या होगा, a का स्क्वायर। ये चीज़ आपको लास्ट में मिलेगी और ये होती है हमारी a का स्क्वायर, ठीक है। अगर वेक्टर a हमारा ये है तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये। क्वेश्चन थोड़े लेंदी है, फिर कंप्लीट कराने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें वेक्टर में ही क्वेश्चन लेंदी इस वजह से ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज़ें मैंने बता दी, आर क्रॉस ए कैसे निकलता है पीछे भी, और फिर ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो इसमें आप खुद कर सकते हो, सिर्फ करना है इसमें। अब जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे तो नहीं आएगा। फिर डाइवर्जेंस निकालना है, अब ये चीज़ निकाल चुके हो तो ये वेक्टर क्वांटिटी ही आनी है। डाइवर्जेंस निकालना है तो कुछ मत सोचो, ये हमारा निकल के आ गया तो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर वाई के रिस्पेक्ट में इसका, फिर जेड के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना। तो आपके पास जो मिलेगा, एक तो 2 आ जाएगा बाहर और 2 के साथ में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर मिलेगा, तो ये हो जाता है 2a स्क्वायर, जहाँ पर a जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a है, ठीक है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो लास्ट में ये मिलेगा, 2 भी आएगा बाहर, तो फिर आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने कराई हैं, ताकि जल्दी ये कंप्लीट हो जाए वेक्टर का टॉपिक और हम नया टॉपिक शुरू कर पाएँ। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई
इसने कहा है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। जब ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है तो फाई में आई जे के नहीं होता है और उनके बीच में डॉट और क्रॉस भी नहीं होता है, क्योंकि डॉट और क्रॉस तभी होता है जब दोनों वेक्टर्स हों। ये तो वेक्टर है ही नहीं, ये तो स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसने पूछा है इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर नन ऑफ दिस क्या होगी। तो फाई की वैल्यू मेरे को नहीं पता, मैंने मान लिया एक्स वाई जेड, सीधी सीधी बात है, एक्स वाई जेड मान लो फाई को। अब डेल का मतलब क्या है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। और यहाँ पर एक्स वाई जेड अगर लिखोगे तो एक्स वाई जेड यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे एक्स वाई जेड का तो वाई जेड मिलेगा आई, प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करोगे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन तो एक्स जेड आई आएगा, फिर जेड के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो एक्स वाई आएगा के, ठीक। और फिर इसका निकालना है कर्ल। कर्ल मतलब डेल क्रॉस, जब इसका डेल क्रॉस करोगे तो आई जे के, और डेल का मतलब आई डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, और फिर ये तीनों वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई। और ये चीज़ फाइंड करके देखो कितनी आती है। तो ये यहाँ पर है एक्स वाई, आई इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन एक्स और इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन एक्स तो ज़ीरो माइनस जे। अब एक्स के रिस्पेक्ट में इसका हो जाएगा वाई, इसके रिस्पेक्ट में इसका हो जाएगा वाई, फिर से ज़ीरो, के इसके रिस्पेक्ट में इसका ज़ीरो, इसके रिस्पेक्ट में ये कितना आएगा जेड आएगा, इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो जेड बचेगा, जेड माइनस जेड ज़ीरो। तो हमेशा क्या आता है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई हमेशा ज़ीरो होता है। डेल क्रॉस डेल फाई ऑलवेज ज़ीरो होता है। डेल क्रॉस डेल फाई कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन हमेशा ज़ीरो होता है। तो नहीं भी हमें पता है, नहीं भी हमें याद है, तो कोई भी फंक्शन मान लो, एक्स वाई जेड मान लो, ठीक है, और अप्लाई करके देख लो, चाहे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मान लो, चाहे एक्स स्क्वायर वाई जेड मान लो, जो भी मन करे वो मानो, और आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।